वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेटर का क्या क्या काम होता है। अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि एस्टिमेट कितने टाइप के होते हैं। नॉर्मली दो टाइप के एस्टिमेट होते हैं, जिसमें कि पहला है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट जैसा कि नाम है अप्रॉक्सीमेट, मतलब ये लमसम वैल्यू देता है हमें किसी भी एस्टिमेट, मतलब किसी भी काम के जो हमारा अमाउंट है आइटम का या रेट वाइज जो हमारा टोटल कॉस्ट पड़ता है उसका हमको लगभग अप्रॉक्सीमेट ये पड़ता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पड़ता है। तो ये हमको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में मिलता है। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट जो है ये हमको लमसम वैल्यू देता है किसी भी है। उसके साथ साथ दूसरा जो टाइप है वो है डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि हम लोग आइटम वाइज हर चीज़ को बाइफरकेट करते हैं, और जो यूनिट रेट हमारे शेड्यूल रेट्स, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट से मिले या फिर जो भी आपका अथॉरिटी है वो प्रोवाइड करे, अगर नहीं कुछ दिया है तो हम लोग प्रॉपर उसका चैनलाइज वे में हम लोग उसका रेट एनालाइज करते हैं, ताकि हमें जो है टोटल कोटेशन करते समय कोई दिक्कत ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। नाम है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इस पे बहुत ही मायने रखता है। पॉलिसी एंड गिव द आइडिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रपोजल। टोटल कॉस्ट मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा काम कितने तक में हो जाए, जैसे कि हम 5 कट्ठा जमीन है या फिर 500 या 3000 या 5000 स्क्वायर फीट में हमने कंस्ट्रक्शन करना है। तो 3000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन करना है तो हम एक सर्वे करते हैं नियर बाय लोकेलिटी में जाके कि आपके पास उस लोकेलिटी के पब्लिक से या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे जाके बात करते हैं कि क्या रेट है पर स्क्वायर फीट या पर क्यूबिक फीट या पर यूनिट, क्या रेट है। उस रेट के साथ फाइनेंशियली हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना पैसा खर्चा होगा। पॉलिसी और आइडिया देता है कि हम इस पैसे को इन्वेस्ट करने लायक हैं कि नहीं, हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल है कि नहीं। और सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जो कि आपका कोई भी, जैसे कि आप किसी आप अगर किसी डिपार्टमेंटल वर्क को कर रहे हैं तो वहाँ जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, क्या उस डिपार्टमेंट का इतना बजट है कि इस सैंक्शनिंग अथॉरिटी इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें परमिशन दे। तो पॉलिसी, आइडियाज, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एंड परमिशन जो कि हमको मिलेगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी से, अगर हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है फर्दर, बैकवर्ड उस कंडीशन को लेके उस जगह के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो ये हमें इन सब चीज़ों का इससे फ़ायदा मिल जाएगा। अगर हम इसकी बात करें डिटेल एस्टिमेट में, अगर हम लोग डिटेल में हमें क्या क्या चाहिए अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट करने के लिए, तो सबसे पहले डिटेल रिपोर्ट चाहिए। डिटेल रिपोर्ट का मतलब, अगर ज़मीन के बारे में बात करें तो किस लोकेलिटी में है, क्या रोड है, क्या रीच है, कहाँ तक जाना है, पोजीशन में मटेरियल मार्केट से कितना दूर है, वो किस रीजन पे अवेलेबल है, तो इसका डिटेल रिपोर्ट चाहिए। मतलब नियर बाय विसिनिटी का ओवरऑल आइडिया हमको प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है साइट प्लान ऑफ द प्रपोजल। साइट प्लान ऑफ द प्रपोजल, जिस जगह पे भी काम करें वहाँ का साइट प्लान चाहिए। साइट प्लान में जनरली जो होता है ज़मीन के चौहद्दी जिसको हम लोग बोलते हैं, चारों तरफ क्या है क्या नहीं है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, और एक छोटा सा लाइन प्लान बना लेते हैं जिसमें कि हम लोग को पूरा पता चलता है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट, लैंड का प्रोविजन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। कहीं भी कुछ काम होगा तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हम किसी काम को स्टार्ट कर सकते हैं। उस काम को चालू करने के लिए, जैसे कि आज के दिन पे किसी भी काम को चालू करने के लिए वाटर सप्लाई का होना और इलेक्ट्रिक का होना, इलेक्ट्रिक का होना, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का होना ज़रूरी है। तो अगर इन दोनों का चीज़ होना तो इसके साथ साथ इसका भी प्रोविज़न हम लोग कंसिडर करेंगे। क्या उस जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल है, नहीं है तो क्या उसका हम लोग यूनिट रख सकते हैं, एडिशनल से जनरेटर लोग रखते हैं, या कोई और तरह से लोड ट्रांसफ़र करके उसका हम लोग काम करते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग को बिफोर गोइंग फॉर डिटेल एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में ये सब चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है।
अब देखते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो एस्टिमेट है वो है प्लिंथ एरिया रेट मेथड। प्लिंथ एरिया रेट मेथड जो है सबसे ज़्यादा एस्टिमेट यूज होता है ऑलमोस्ट, अगर बोले तो, अगर नटसेल में बोले या बोल चाल के भाषा में जनरली अगर किसी भी लोकेलिटी में जाकर हम बात करते हैं कि इस रीजन में कंस्ट्रक्शन का क्या कॉस्ट पड़ेगा, तो सीधा बोलेगा आपका कितना ज़मीन है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या जनरली कोई भी अगर कोई इंजीनियर है तो वो पूछेगा आपका कि क्या उस जगह पे आपका ज़मीन का क्या कंडीशन है। उस रेट को कंसिडर करते हुए उस ज़मीन का जो रेट है और जो वहाँ का कंस्ट्रक्शन का रेट है, एक लमसम हम लोग आइडिया पता कर लेते हैं कि किसी भी रीजन में, जैसे कि मान लीजिए हमको दानापुर रीजन में कहीं पे ये हमारे रोड साइड में कुछ ज़मीन है, मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट है, और यहाँ का प्लिंथ एरिया रेट मान लीजिए अगर 500 रुपये स्क्वायर फीट है। लेट सपोज कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं, आज के दिन पे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल का रेट बढ़ रहा है तो ये 1500-1200 भी हो सकता है। तो मान लीजिए इतना पड़ता है, तो 2000 इंटू 500, ये आपका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। ये इस बात को आप याद रखिएगा कि ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन क्योंकि आपको ये सब काम करने के साथ साथ आपको कुछ, जो मैंने अभी बताया, लैंड प्लान की भी ज़रूरत है, साइट प्लान की भी ज़रूरत है, आपको उस जगह पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई और वाटर सप्लाई की भी आवश्यकता है। तो ये इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए इस कॉस्ट में कुछ इजाफा होगा, कुछ इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा। और ये जो कॉस्ट के साथ जो हम एडिशनल इंक्रीमेंट करेंगे, ये आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। ओवरऑल कॉस्ट का मतलब पूरा कॉस्ट का रिफ्लेक्शन जो होगा इससे आएगा। ये आज के दिन पे देखना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ जो आपका मटेरियल है वो सिर्फ आपका कॉस्ट नहीं दे पाता, क्योंकि उससे सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाला। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि पूरा बिल्डिंग जब तक, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, ब्रिज हो, बिल्डिंग हो, आपका डैम हो या फ्लाईओवर हो, कोई भी हो, तो उसके लिए हमको एक्सेसरी जो साइड में जो सपोर्टिव यूनिट चाहिए उसको हम लोग को कंसिडर करना पड़ता है, हर चीज़ को कंसिडर करने के बावजूद भी। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ एरिया रेट मेथड। दूसरा है क्यूबिक कंटेंट मेथड। क्यूबिक कंटेंट मेथड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, बस इस रेट को जो है हम लोग प्लिंथ एरिया रेट को जो है हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो रेट का कंसिडरेशन है, हाइट एक कंफर्म यूनिट है जो ऐड होता है और मल्टीप्लाई होता है एरिया के साथ, और हमारा जो प्लिंथ एरिया रेट है उसको हम लोग क्यूबिक कंटेंट रेट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब 1 क्यूबिक मीटर या 1 क्यूबिक फीट में हमारा क्या रेट पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल, ये बहुत ही न्यू पैटर्न है जिसमें कि हम लोग किसी जगह पे करते हैं। तीसरा है सर्विस यूनिट मेथड। ये नॉर्मली जहाँ पे बेड का हो या फिर अगर सर्विस यूनिट की बात करें तो जहाँ सर्विस, जैसे लिफ्ट कहीं है, डोर्स कहीं है, विंडोज कहीं है, तो जहाँ पे एक एक यूनिट को, बेड है, फर्नीचर है, तो जहाँ एक एक यूनिट को हम लोग यूनिट वाइज अगर हम लोग बोले तो सर्विस वाइज, जैसे कि हॉस्पिटल में कंडीशन है या फिर स्कूल में है या फिर अगर आप बोले तो लॉज में आप रहते हैं उस जगह पे है, तो सर्विस यूनिट मेथड इसके लिए कंसिडर है। नेक्स्ट है टिपिकल बे मेथड। ये नॉर्मली और सबसे ज़्यादा यूज होता है रेलवेज में, जहाँ पे प्लेटफॉर्म या फिर आपका वैगन, वॉशिंग पिट्स, ये सब जगह पे ये टिपिकल बे मेथड ही होता है। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अप्रोक्सीमेटली हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसी जगह पे हमारा ऑलमोस्ट ये सब एक दूसरे से अगर देखिएगा तो थोड़ा सा स्पेसिफाइड अगर बोले तो थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाता है, और कुछ खास नहीं है, सारे अप्रोक्सीमेट मेथड ही है। तो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड क्या है कि अप्रोक्सीमेटली हम जानते हैं कि एक घर में कितना डोर होता है, मिनिमम एक रूम में क्या होगा, या नंबर ऑफ यूनिट्स में कितने रूम रहेंगे। जैसे 2 BHK बोलते हैं तो ऑलमोस्ट 2 BHK का क्या रेट पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी 2 BHK में क्या होगा, 4 या 5 दरवाजे होंगे या 6 दरवाजे होंगे। तो ये ऐसे करके अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी वाइज हम लोग पता कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कंपैरिजन मेथड। ये सबसे ज़्यादा अगर कॉस्ट कंपैरिजन मेथड की बात करें तो कॉस्ट कंपैरिजन मेथड जो है ये टोटली उसके लिए है जो कि टोटली स्किल आदमी हो, सॉरी स्किल्ड पर्सन ही कॉस्ट कंपैरिजन मेथड
कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे। क्यूबिक कंटेंट मेथड, सॉरी, हाँ, प्लिंथ एरिया रेट मेथड। हम लोग एरिया जानते हैं, लेंथ इंटू विड्थ होता है, सॉरी, हम लोग एरिया जानते हैं, लेंथ इंटू विड्थ होता है। रूफ्ड पोर्शन ओनली, छत के लिए सिर्फ हम लोग करते हैं ये काम, रूफ्ड पोर्शन ओनली एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट। अगर हम साइड से कुछ ऑफसेट करते हैं, जैसे कि छज्जा निकालते हैं, या फिर आप लिंटल लेवल पे कोई और भी काम करते हैं, तो उन सब चीज़ों को इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उन सब चीज़ को कंसीडर नहीं किया जाता, उन सब चीज़ों को एरिया में हम लोग नहीं मानते हैं। सीधा सीधी बात करें तो एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट, द एस्टिमेट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स। ये भी टोटली जो है आपका जो ये प्लिंथ एरिया रेट मेथड है या प्लिंथ एरिया मेथड है, ये टोटली जो बोलते हैं स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए ज़्यादा यूजफुल है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ एक लाइन प्लान होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ वेरियस सर्विसेज, एडेड वाटर क्या क्या पड़ेगा, जैसे कि यूनिट वाइज जो हम लोग लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या कॉस्ट पड़ेगा, और नॉर्थ लाइन। तो एक जैसे कि हम इसको अगर एक सेंटेंस में देखें तो ऐसे प्लिंथ एरिया रेट मेथड को देख सकते हैं। हाँ, इसको अगर, सॉरी, प्लिंथ एरिया रेट को देखना है। प्लिंथ एरिया रेट में हम लोग जैसे अगर देखना चाहें तो एक सिंपल सा कंडीशन उसको हम लोग देख सकते हैं कि एक डायग्राम होगा जिसको हम लोग लाइन प्लान बोलेंगे। इस लाइन प्लान में एक तरफ नॉर्थ होगा, आप नॉर्थिंग मार्क करिए, और जो भी एरिया आपका ऑक्यूपाइड है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे लाइन प्लान के रिस्पेक्ट में कि हमारा कितना बिल्डिंग में कितना रूम बनेगा, क्या बनेगा, कहाँ ओपनिंग होगा। एक सिंपल सा लाइन प्लान रहेगा, सिंपल सा एक लाइन प्लान रहेगा। उस लाइन प्लान के रिस्पेक्ट में ऑक्यूपाइड एरिया, नंबर्स ऑफ रूम जो बोलिए वो हम लोग कंसिडर करते हुए इसका जो कंसिडरेशन जो है रेट के साथ जो होगा उसको हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल प्लिंथ एरिया रेट है, इसमें कंसिडरेशन ये सबसे कॉमन है। अगर बोला जाए तो 90% टाइम किसी भी प्रोजेक्ट का अप्रूवल के लिए कंसिडर टू बिल्डिंग, और जो भी आपका रेसिडेंट जिस तरह का भी बिल्डिंग हो उसमें सबसे ज़्यादा अगर रेट अप्रूवल लेना है किसी भी अथॉरिटी से, तो ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे इंडिया में, सबसे ज़्यादा यूज होता है। जो भी हमारा आज के दिन पे अपार्टमेंट्स वो सब जो मिलते हैं वो बिल्डिंग एरिया रेट वाइज ही हमारे पास अवेलेबल है। और ये सब ऑलमोस्ट सारे लोग जो भी बिल्डिंग रेट है या फिर ज़मीन का भी बहुत जगह जो सेलिंग होता है प्लिंथ एरिया रेट से होता है, तो वो प्लिंथ नहीं कंसिडर करते क्योंकि कंस्ट्रक्शन उसमें नहीं हुआ होता। ज़मीन का भी जैसे कि 500 रुपये स्क्वायर फीट है, 300 रुपये स्क्वायर फीट है, जो भी आपके लोकलाइज में जो भी आपके डेवलपर्स हैं वो इसको इसी रेट में इसी कंडीशन में बेचते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक कंटेंट मेथड। क्यूबिक कंटेंट मेथड में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, जैसे कि हमने प्रीवियसली बताया आपको। क्यूबिक कंटेंट में कुछ नहीं होता, जैसे कि आप एक क्यूबॉइड यूज करते हैं, तो क्यूबॉइड जो यूज करते हैं लेंथ विड्थ इनटू हाइट, सेम पैटर्न में यहाँ पे हम लोग क्यूबॉइड का जो केस है सेम पर्सन में, तो हम लोग रूम का जो हाइट है, रूम का हाइट है, इन शॉर्ट बोलिए तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट को हम लोग कंसिडर करते हैं। फ्लोर टू, जैसे कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में ऑन एन एवरेज 12 फीट अगर हम लोग मानते हैं, तो जनरली हर फ्लोर का अलग अलग हाइट को कंसिडर करते हैं, और उस कंसिडर्ड हाइट के साथ उस फ्लोर एरिया पे जितना भी हमारा एरिया लेंथ इंटू विड्थ जो भी कंसिडर्ड एरिया होता है, ऑक्यूपाइड एरिया होता है, ऑक्यूपाइड एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हमको क्यूबिक कंटेंट देता है। और क्यूबिक कंटेंट के साथ क्यूबिक कंटेंट का जो हमारा रेट है मान लीजिए, तो उस रेट को हम लोग पर मीटर क्यूब का जो हमारा रेट है पर मीटर क्यूब, RS पर मीटर क्यूब, इस रेट के साथ हम लोग RS पर मीटर क्यूब का जो रेट है इस रेट के साथ हम लोग इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पिछले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान पड़ता है।
आइडेंटिकल वर्क जहां भी होता है, आइडेंटिकल वर्क जहां भी होता है, यहाँ पे ये बहुत ही मायने रखता है। ये ज्यादातर यूरोपियन, ये बहुत ही सिंपल है, क्विक है, और क्विक सिंपल है तो इजी टू अंडरस्टैंड होगा ही। अगर क्विक कोई काम होता है और सिंपल कोई काम होता है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत ही कम है। तो इसके लिए क्या है, मैथमेटिकल इजी मैथमेटिकल है तो अंडरस्टैंड करने में किसी के लिए भी, किसी भी जैसे कि जिसका भी जो भी ऑनर है किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में, तो उस रीजन का जो ऑनर, जैसे कि कोई क्लाइंट है, तो उसको समझाने में बहुत ही आसान पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस और आगे जो भी आएगा। तो सबसे कंडीशन इसका अच्छा है। सेटिस्फैक्ट्री ऑन द वर्क ऑफ ए रिकरिंग नेचर, एक ही तरह का काम अगर कंटिन्यूसली हो रहा है तो सेटिस्फाइड है, क्योंकि लोग समझ लेते हैं कि भाई 3 मीटर 3 फीट या 3.5 मीटर या 3.5 मीटर का अगर हमारा रूम का हाइट है तो ऑलमोस्ट ये रेट भी हमारा पड़ेगा। डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि सीधा दिखता है कि आपका हाइट के साथ आपका रेट का क्या चेंज है क्या नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली जो भी यूज करने वाले आपके टेनेंट है, जो भी आपके रहने वाले लोग हैं, उनको डायरेक्टली इससे आप समझा सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही पिछले मेथड से अच्छा है। अगर आगे बात करें तो ये इसीलिए ये मेथड जो है, ये मेथड ज़्यादातर यूरोपियन वर्ल्ड में यूज होता है। स्विट्जरलैंड और आपका जो जर्मनी है या इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज करती है। आप लोग अगर देखे होंगे तो इस चीज़ को ज़्यादातर वहीं पे यूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पिछले मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट है। ऑब्वियसली हम जो यूज कर रहे हैं किसी भी मेथड को, तो अगला मेथड तभी इंप्लीमेंट करते हैं जो पिछले मेथड से कुछ ज़्यादा मॉडिफाइड हो, कुछ ज़्यादा अच्छा एडवांस हो, कुछ ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ हो। तो पॉपुलर इन यूरोपियन कंट्रीज, मैंने आपको बताया ही अभी, जर्मनी और स्विट्जरलैंड लैंड में ये ज़्यादा पॉपुलर है, क्विक है, सिंपल है, इजी टू स्टैंड। तो ये सब चीज़ आप मेथड को आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज तो हो गया। डिसएडवांटेज, इसको करने के लिए स्किल की बहुत ज़रूरत है। एक जनरल पर्सन इस मेथड को नहीं कर सकता, क्योंकि हाइट कंसिडरेशन हर लेवल में, किस लेवल तक हाइट को लेना है, किस लेवल के हाइट को नहीं लेना है। इसमें एक और बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप पिच रूफ लेते हैं तो 3/4 ऑफ हाइट लेते हैं इसका क्राउन का। अगर फ्लैट रूफ लेते हैं, फ्लैट जो कि हमारे पास जैसे ग्राउंड रीजन में हमारा जो है फ्लैट रूफ है, तो 2 फीट तक लेते हैं इसका कंसिडरेशन हाइट। तो ये सब चीज को हम लोग को एडिशनल जो कंसिडरेशन हाइट है, हाइट विथ रिस्पेक्ट टू क्लियरेंस, तो हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए एक स्किल्ड पर्सन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस मेथड में एरर का कंडीशन बढ़ जाता है। डिफरेंट पार्ट्स कॉस्ट, हर चीज का हर जगह पे डिफरेंट पार्ट कॉस्ट होता है। मतलब अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो हर चीज का अलग अलग कॉस्ट लेगा। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे किसी चीज का इंस्टॉल करने का रेट अलग हो सकता है, सेकंड फ्लोर पे उसको इंस्टॉल करने का रेट अलग हो सकता है। तो डिफरेंट पार्ट का डिफरेंट कॉस्ट होता है। इसके लिए इसमें जो है ओवरऑल कॉस्ट का कंसिडरेशन करने में थोड़ा तकलीफ होता है। उसके बाद डिफिकल्ट टू एडजस्ट यूनिट कॉस्ट, ये डिफरेंट पास्ट कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट भी इसी तरह से, क्योंकि रूम्स में जो मान लीजिए कि जो ब्रिक वर्क ही हम करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे ब्रिक वर्क करना बहुत आसान होता है। उसी तरह से प्लास्टरिंग करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे प्लास्टरिंग करना बहुत आसान होता है। सेकंड फ्लोर के लिए अगर आप जाएंगे तो प्लास्टरिंग और मुश्किल होगा, थर्ड फ्लोर पे और दिक्कत होगा। तो यूनिट कॉस्ट को, जैसे प्लास्टरिंग जैसे एक यूनिट हुआ, तो उसके लिए हम लोग को बार बार तकलीफ होता है। उसी तरह से डजंट प्रोवाइड एनी इंडिकेशन अबाउट अमाउंट ऑफ यूजुअल स्पेस, हमने सीधा हाइट कंसीडर किया, प्लिंथ एरिया यूज किया, तो टोटल जो अगर स्पेस क्या, कहाँ पे स्टेयर्स का क्या कंडीशन है, कहाँ पे आपने क्या कहते हैं वरांडा छोड़ा, कहाँ पे क्या छोड़ा, तो अवेलेबल स्पेस को कंसीडर करना इस पर्टिकुलर अमाउंट, इस पर्टिकुलर केस में क्यूबिक कंटेंट मेथड में बहुत ही दिक्कत वाला है। फेल्स टू टेक अकाउंट ऑफ वेराइटी ऑफ प्लान शेप, फेल्स टू टेक अकाउंट ऑफ वेरिएशन इन प्लान शेप, स्टोरी हाइट, टोटल नंबर ऑफ स्टोरी यूटिलिटी। प्लान्स अगर चेंज हो गया तो क्या करेंगे, क्या रेट पड़ेगा। हाइट अगर चेंज हो गया, 3 मीटर का हमने कंसिडर किया 3.5 मीटर हो गया, या 12 फीट, सॉरी 12 फीट का कंसिडर किया 13 फीट हो गया, 14 फीट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर शेप चेंज हो गया, हमने क्यूबॉइडल से, मान लीजिए कि हमारा जो एरिया ऑफ लैंड था इस तरह का है, अगर ये एरिया ऑफ लैंड इस तरह का हो गया,
तो क्या बनेगा, क्या रेट बनेगा, एरिया सेम है, क्यूबिक कंटेंट सेम है, क्या रेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो ये सब चीज, इसीलिए यहाँ पे जो हाई स्किल का जो वर्ड रखा गया है, हाई स्किल्ड जो आपके एस्टिमेटर हैं वो बहुत ही हाईली स्किल्ड होना चाहिए। नहीं तो इस केस में आपको मान लीजिए 500 स्क्वायर क्यूबिक फीट आता है अगर, और यहाँ पे भी अगर 500 क्यूबिक फीट आता है, 500 क्यूबिक फीट अगर आता है, तो यहाँ 500 क्यूबिक फीट का जो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा वो अलग आ जाएगा, और यहाँ पे 500 फीट का रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन अलग हो जाएगा। सेम पैटर्न में अगर आप स्टोरी वाइज चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर अगर मान लीजिए, ग्राउंड फ्लोर मान लीजिए, इसको फर्स्ट फ्लोर मान लीजिए, इसको सेकेंड फ्लोर मान लीजिए, तो इस केस में भी आपका जो है रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन अलग अलग फेज में, फर्स्ट में ज्यादा हो सकता है, सेकेंड में कम होगा, या सेकेंड में ज्यादा हो सकता है फर्स्ट में। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं बना हुआ है कोई इसमें कि जो आप किस शेप में क्या लेंगे। उसके बाद है स्टोरी हाइट, ये भी बदल सकता है। मान लीजिए से मैंने इसको 4 फीट, सॉरी, इसको अगर आप सपोज करें तो 3 मीटर लिया, इसको 2.9895 मीटर लिया, या 98 मीटर लिया, इसको 3.5 मीटर लिया, सॉरी 3.5 मीटर लिया, अगर ऐसा कंडीशन है तो भी बदल जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर शेप और साइज में चेंज होता है, अगर हाइट में चेंज होता है, अगर आइटम वाइज कमोडिटी का इंस्टॉलेशन चेंज होता है, तो इस क्यूबिक कंटेंट मेथड को करना बहुत मुश्किल है। अब बोलिएगा सर यूरोपियन कंट्रीज में क्यों प्रीफर किया जाता है, क्योंकि वहां पे रो हाउसेस बहुत बनते हैं, वो आइडेंटिकल बिल्डिंग्स बहुत बनते हैं, वहां इतना ज्यादा कंसिडरेशन हमारी तरफ नहीं होता, हर समय कंडीशन जो है चेंज नहीं होता। तो इसके कारण यूरोपियन कंट्रीज में जैसे स्विट्जरलैंड, जर्मनी और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में इसको प्रीफर किया जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन इसको हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, सर्विस यूनिट मेथड। सर्विस यूनिट मेथड, सर्विस आप सब जानते हैं, जैसे लिफ्ट एक सर्विस यूनिट मेथड है, ठीक। तो इस तरह से जहां पे भी बेड, जैसे हॉस्पिटल में बेड से एक सर्विस यूनिट मेथड है। दिस मेथड ऑफ एस्टिमेशन, दिस मेथड ऑफ एस्टिमेशन, सीधा लिखा हुआ, दिस मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड। किसी को कुछ बोलना नहीं है, सीधा गए मार्केट में गए, एक बेड का क्या रेट है, हमने 50 बेड लगाना है, उस 50 बेड लगाना है तो उसके लिए हम लोग यूनिट वाइज लगा देंगे, या एक लिफ्ट लगाया, 4 लिफ्ट लगाया, एक फर्नीचर 4 फर्नीचर, मतलब चेयर्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि सीधा सीधी मार्केट रेट से आप कंसीडर करते हैं, किसी और की ज़्यादा मदद की आवश्यकता नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा चीज़, इसके लिए कोई अलग से सर्वेयर को कोई अलग से प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, इन शॉर्ट बोले डिटेल ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इट इज द क्विकेस्ट मेथड एंड इजिएस्ट मेथड, सिंपलेस्ट क्विकेस्ट मेथड ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्टेड बिल्डिंग। तो ये सबसे सिंपल है। इस मेथड में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सर्वेयर काउंट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स। मैंने बताया ना, सर्वेयर जो है क्वांटिटी सर्वेयर, एस्टिमेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नंबर ऑफ यूनिट सीधा काउंट कर लेता है। अच्छा, तो इस बिल्डिंग में 4 एसी लगना है, 2 फैन लगने, 6 फैन लगने हैं, 8 रूम में 12 दरवाजा लगना है, 12 या 14, इस तरह से सब अपना अपना सेट कर लेते हैं। और अप्रोक्सीमेशन में हमें पता चल जाता है कि इस रूम में अगर इतना कंडीशन है, इस बिल्डिंग में या इस अपार्टमेंट में अगर ये सारी चीज लगेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, प्लान, लाइन प्लान, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक, अगर हम बात करें तो एक क्लाइंट अपना जो रिक्वायरमेंट है, एक क्लाइंट अपना रिक्वायरमेंट, अपना एक कोई क्लाइंट, जैसे कि मुझे घर बनाना है, तो मैं अपना रिक्वायरमेंट को जो है क्वांटिटी सर्वेयर बोलिए या फिर क्वांटिटी सर्वेयर बोलिए, रिक्वायरमेंट को एस्टिमेटर बोलिए या फिर क्वांटिटी सर्वेयर बोलिए। सर्वेयर को वो क्या करते हैं, बता देते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी सर्वेयर उनको अप्रोक्सीमेटली बताता है कि आपको इतनी चीज़ों का ये रेट पड़ेगा। हाँ, इसमें भी एक सिंपल सा चीज़ देखना पड़ता है कि उसके पास मार्केट रेट या मार्केट वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली, ब्रीफली या अप्रोक्सीमेटली बोलिए, एग्जैक्टनेस की तरफ का डाटा होना चाहिए। अब 5-10 रुपये का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये सारे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है तो रेट में वेरी,
तो इसके लिए यूनिट वाइज जो है नंबर और यूनिट ऑफ गोइंग जो है नंबर्स ऑफ यूनिट जो है उसको तो पता चलेंगे, रेट वो अप्रोक्सीमेटली समझ के वो बता सकते हैं। अब बोलते हैं व्हेन टू यूज यूनिट मेथड। सबसे बड़ा चीज है व्हेन टू यूज यूनिट मेथड। जब हमारे पास कोई भी स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, डायग्राम कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तभी इसका होता है जब हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू डाटा ऑफ लोकेलिटी। ना प्लान है, ना एलिवेशन है, ना सेक्शन है, ना ही हमारे पास उस रीजन के बारे में कुछ भी ज़्यादा आइडिया है। तो उस जगह पे इस चीज़ को यूज करना बहुत, इस मेथड को यूज करना बहुत ही आसान हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है इस मेथड के बारे में बात करते हैं। तो वेरी क्विक, सीधा आपने 5 रूम लेना है, 5 रूम, तो एक रूम का रेट क्या पड़ेगा वो सीधा लगा लेंगे। रूम 5 रूम्स इंटू मान लीजिए कि 50,000 एक रूम को बनाने का पड़ रहा है, सीधा। नो ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन, कुछ नहीं बताना है, हमको पता है लगभग कितना लगेगा, उसके अनुसार हम कर लेंगे। कोई ड्राइंग स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो चार्ज, सबसे बड़ा चीज इसके लिए क्लाइंट से जो है एस्टिमेटर या फिर आप बोलिए क्वांटिटी सर्वे कोई चार्ज नहीं करता, क्योंकि लमसम वो बोल देता है, तो कोई चार्ज इसके लिए जो है आपको पे नहीं करना पड़ता है। बाकी अगर आप डिटेल एस्टिमेट या किसी और एस्टिमेट के लिए जाइएगा तो आपको पेमेंट थोड़ा करना पड़ता है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं होता। कोई मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट ना है, कहीं पे भी आपको ना हाइट मेजर करना है ना लेंथ मेजर करना है। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट होता है। कुछ मेजर ही नहीं करना है, मेजर करने के लिए आपको टेंशन है, आप जाइएगा साइड पे मेजर करिएगा, यूनिट वाइज कंसीडर करिएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक स्टैंडर्ड साइज और स्टैंडर्ड फिक्सेशन है, उसके रिस्पेक्ट में हमको सारा काम मिल जाता है। यूजफुल फॉर बिल्डिंग वेयर स्टैंडर्ड साइज यूनिट्स आर ऑक्यूपाइड। स्टैंडर्ड साइज यूनिट हमारे पास नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार या फिर आपके जो भी लोकलाइज्ड है उसके रिस्पेक्ट में जो भी स्टैंडर्ड यूनिट है, रूम का साइज जो है स्टैंडर्ड है उसके रिस्पेक्ट में, जो बाथरूम का साइज है, जो आपके किचन का साइज है, स्टैंडर्ड हाइट जो आपके स्टेयर्स का है, जो स्टेयर केस का विड्थ है, वो सब ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड वे में ये ले लेते हैं। स्पेस की इनको टेंशन नहीं है, और जबकि स्पेस को टेंशन नहीं है तो डायरेक्टली यूनिट वाइज कंसीडर कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको ड्राइंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ती किसी तरह की, ना ही किसी तरह का स्पेसिफिकेशन का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप इंफॉर्मेशन, सीधा बोला था, जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा क्लाइंट आपको उतना अच्छे से आपका रफ एस्टिमेट समझा पाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन नहीं दीजिएगा तो भी अगर आप सिर्फ जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन भी अगर देते हैं तो आपको एक एस्टिमेटर ब्रीफली आपको कॉस्ट बता देगा कि आपके टोटल जो इस पूरे प्रोजेक्ट में है आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आपको पड़ेगा रफली बता देगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप डिटेल में इंफॉर्मेशन उनको दीजिएगा, जैसे कि उन्होंने पूछा आपको कितना रूम चाहिए तो आपने बता दिया कि हमको 10 रूम चाहिए, ऐसा ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर पे 4, इसके ऊपर 5, इसके ऊपर 2, ऐसे करके 11 रूम हो गया, तो 11 रूम कर देंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल यूनिट्स है जो भी, वो बना लेंगे। तो ये अगर आप और भी ज़्यादा बताएगा कि नहीं हमको इतना इतना चाहिए, इस रूम पे इतना एरिया हमको इस पे ऑक्यूपाई करना है, तो उनको और भी मदद होगा आपका रफ एस्टिमेट एक्यूरेटली बनाने में। डिसएडवांटेज यही है कि क्योंकि स्पेसिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ड्राइंग नहीं है, तो एक्यूरेसी से हो सकता है कि भाग जाए बहुत ज़्यादा इधर उधर। एक्यूरेसी इन द सेंस जो एग्जैक्ट आपको डिटेल एस्टिमेट में यूनिट आने वाला है उससे बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। इसीलिए इस मेथड को ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट इज कंसिडर्ड, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट इज कंसिडर्ड, इसको ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है एक्यूरेसी से। क्योंकि मान लीजिए अभी आपने बोल दिया कितना चाहिए हमको, और अचानक आपको पता चला कि आपका जो कंडीशन है उसके रिस्पेक्ट में कुछ ने आपने बदलाव कर लिया, तो इसके लिए आपका वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगा, डेविएशन आपका जो है ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा। नो ड्राइंग नो स्पेसिफिकेशन, अगर कोई ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन नहीं है तो उनको बाउंड्री नहीं है, तो वो हो सकता है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट बता दें स्टैंडर्ड वे में और आपको उतना ना लगाना हो। तो इसके कारण इसमें एक्यूरेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आप प्लिंथ एरिया और इसके बारे में जानिएगा
तो आपको एक्यूरेसी के वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा जितना एक्यूरेसी का प्रॉब्लम इस पर्टिकुलरली में यूनिट ऑफ एस्टिमेशन में आता है। बे मेथड मैंने पहले बताया था कि बे मेथड जो है ये एप्लीकेबल है जहाँ पे यूनिट जो है जैसे गैरेज हो, रेलवे का वॉशिंग पिट हो, फैक्ट्री हो, ऐसे कंडीशन में प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ पे बे मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फॉर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। बे का मतलब खाड़ी होता है, तो इस तरह से हमारा जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होता है यूनिट वाइज, रेलवे बॉगीज के लिए वॉशिंग पिट, या इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो होता है हर चीज़ का अलग अलग पार्ट वाइज असेंबली होता है, तो उस कंडीशन में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपार्टमेंट कॉस्ट ऑफ रूम इज कैलकुलेटेड फर्स्ट, और उसके बाद नंबर ऑफ बेड से हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक डिब्बा, एक बॉगी, एक ट्रक, एक इंडस्ट्री में एक चीज असेंबली यूनिट का या 10 असेंबली यूनिट करके है, जैसे कि पैकिंग यूनिट हुआ, तो ऐसे चीज को हम लोग उसको तोड़ तोड़ के हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। इसमें कुछ खास नहीं है, प्रोजेक्ट का जो प्रिपरेशन होता है वो ऑपरेशनल बेस्ड होता है, ठीक है। द कॉस्ट एस्टिमेशन इज अप्रोक्सीमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस। तो हर चीज का ऑपरेशंस वाइज हर चीज का इसमें अलग अलग होता है। तो इसमें ये मेथड आज के दिन पे ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज होता है। द कॉस्ट ऑफ इसमें आया था सिंगल टोटल वैल्यू, इसमें सिंगल टोटल वैल्यू मिल जाता है कितना ही लगेगा, लेकिन इस अप्रोक्सीमेशन में ज़्यादा वेरिएशंस का जरूरत है, पिछले से भी ज़्यादा वेरिएशंस होता है। नाम ही अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। हम लोग अप्रोक्सीमेटली एक रूम में कितना चीज़ यूज करेंगे, एक चीज़ में कितना चीज़ यूज होने वाला है, तो इसके लिए इसमें ज़्यादा डिफरेंस आता है। और कॉम्पेरेटिव है तो अप्रोक्सीमेट है तो अप्रोक्सीमेट का तो नाम ही है। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन है सिंगल टोटल वैल्यू, और आइडेंटिफाइड होता आइडेंटिकल यूनिट से इसको हम लोग कंपेयर भी करते हैं। नेक्स्ट जो है कॉस्ट कंपैरिजन। ये सीधा सीधा ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। हमने किसी जगह पे कुछ नहीं करना है, जाना है इस रीजन में बिल्डिंग कितने में बन जाएगा, हमको कितने में बनाना है। व्हेन अ नंबर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ सिमिलर सॉरी इसमें क्या है कि कॉस्ट कंपैरिजन मेथड में क्या है कि सीधा किसी जगह पे जाते हैं, पूछते हैं डायरेक्टली, एक तरह से बोले तो सर्वे करते हैं, और सर्वे करके हम लोग पता करते हैं कि इस रीजन में कंस्ट्रक्शन का क्या कॉस्ट पड़ेगा। अगर हम आपके तरह ही आपके स्पेसिफिकेशन, आपके रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में ही अगर हम घर बनाए तो हमारा कंसिडरेशन क्या पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा रूम आपके रूम के तरह ही, हम मान लीजिए दानापुर लोकेशन में गए, हमारे पास आपके तरह ही 500 स्क्वायर फीट एरिया है या 800 स्क्वायर फीट एरिया है, 800 स्क्वायर फीट एरिया है, और 800 स्क्वायर फीट एरिया में आपके तरह ही आपके हाइट का ही अगर हम बनाएंगे, जिस तरह का आपने आइटम्स को यूटिलाइज किया है, लिफ्ट लगवाया है तो लिफ्ट लगवाएंगे, स्टेयरकेस बनवाया है जिस हाइट का सेम हाइट का बनवाएंगे, रूम का साइज ऑलमोस्ट सेम बनवाएंगे, नाम ही है कॉस्ट को कंपेयर करना है। तो हर चीज का कॉस्ट वाइज हम लोग कंपेयर करके एक मोटा मोटी कॉस्ट पता कर लेते हैं, बिना कुछ किए। ना ड्राइंग बनाना है, ना स्पेस कुछ बनाना है, ना कुछ अलग से लगाना है, बस इतना पता करना है कि उस लोकेशन में आपके पास जाएंगे और आपसे पूछेंगे, सर्वे करेंगे। मैन टू मैन भी सर्वे कर सकते हैं, मार्केट में भी सर्वे कर सकते हैं, उसमें हमको पता चलेगा कि सिमिलर चीज को बनाने का क्या रेट हमको पड़ेगा आपके रिस्पेक्ट में, और उसके साथ हमारे पास जो स्किल अवेलेबल है उस स्किल से हम पता करेंगे कि हमको कितने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होके मिल जाएगा। तो एज द नेम सजेस्ट, देखिए व्हेन ए नंबर ऑफ ड्वेलिंग ऑफ द सिमिलर स्पेसिफिकेशन एंड डायमेंशन, सेम आप ही की तरह का घर बनाना है, आप ही के स्पेसिफिकेशन का। आपने जैगवार का सैनिटरी फिटिंग लगवाया तो जैगवार का, पाइप प्रिंस का लगाया है तो पाइप प्रिंस का, इतना ही सोच के चलना है। अगर सीढ़ी 6 फीट का हाइट में है तो 6 फीट का विड्थ है तो 6 फीट हाइट, अगर मान लीजिए राइजर का इतना, सब कुछ अप्रॉक्सीमेट 10 बाय 12 का रूम है तो 10 बाय 12 स्क्वायर फीट का, और रूम बनाएंगे 10 फीट बाय 12 फीट, किचन का सेम स्पेसिफिकेशन रखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका स्टाफ क्वार्टर्स में होता है सेम चीज, 10 स्टाफ क्वार्टर सेम पैटर्न में, 10 स्टाफ क्वार्टर सेम पैटर्न में। फॉर ऑल सच ड्वेलिंग्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम। प्रोटोटाइप ऑफ स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और प्रेजेंट मार्केट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसको इस तरह से हम लोग समझना चाहते हैं। मान लीजिए
हमने पाइप फिटिंग, हमको मान लीजिए पाइप्स लगे हैं तो हमने प्रिंस का ही पाइप लगाया। सैनिटरी फिटिंग सेम, इलेक्ट्रिकल फिटिंग सेम, रूम का साइज सेम, डायमेंशंस जो भी ओपनिंग का सेम डायमेंशंस, ठीक है। और उस सब चीज को लेके जितना पड़ेगा यूनिट वाइज हम देख लेंगे, कॉस्ट को ले लेंगे, उतना को ले लेंगे, उसको जाके हम लोग मार्केट में जो भी कॉस्ट आज के दिन पे पड़ेगा उस कॉस्ट को हम लोग सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेथड जो है बहुत हद तक किसी भी लोकेलिटी में काम करने के लिए, अगर कंटिन्यूटी में काम करना है तो किसी भी लोकेलिटी में काम करने के लिए आइटम्स और कॉस्ट का बहुत ही ज्यादा नियर बाय आपको क्या पड़ता है, नियर बाय रेट के रिस्पेक्ट में आता है। जैसे अगर सपोज कीजिए 40 लाख रुपए आपको खर्चा होने वाला है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में, तो ये बहुत ही नजदीकी देगा, 35 लाख के आसपास आपको रेट में देगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल एस्टीमेट, टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टीमेट, ठीक है। लास्ट क्लास का जो भी है उसको हम लोग रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल एस्टीमेट और टाइप ऑफ डिटेल एस्टीमेट पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।